इस वीडियो में आर्थिक परिदृश्य की बात करेंगे। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित घटनाओं का जिक्र हम इसके पहले के वीडियो में कर चुके हैं। वीडियो को आप आई बटन के माध्यम से देख सकते हैं अथवा यूट्यूब पर एग्जाम स्टडी एक्सी सर्च करके जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपके काम का ये चैनल है तो। चलिए पहला सवाल देखते हैं कि इंडियन टी एसोसिएशन के अनुसार पिछले माह जून 2020 में असम और पश्चिम बंगाल के चाय बागानों में भारी बारिश और बाढ़ के कारण चाय उत्पादन में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है। तो चाय उत्पादन में जून 2020 तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 10% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। और आपको पता होगा कि भारत में असम और पश्चिम बंगाल ऐसे हिस्से हैं जहां पर चाय का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। हालांकि जो है दक्षिण भारत के कर्नाटक वाले क्षेत्रों में भी चाय का उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ पर असम और पश्चिम बंगाल की चाय बागानों की बात की जा रही है। यहाँ पर भारी बारिश और बाढ़ को इसका विशेष कारण माना गया है। और नेक्स्ट है कि एग्री कमोडिटी में वायदा कारोबार कराने वाले देश के सबसे बड़े कमोडिटी एक्सचेंज NCDEX पर रेपसीड, गेहूं और मक्का के विकल्प अनुबंधों की लॉन्चिंग होगी। तो ये कब होगी, यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये होगी 27 जुलाई 2020 को। और यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर 3 जो है एग्री प्रोडक्ट्स हैं NCDEX में। उनका नाम क्या क्या है, एक तो नाम है रेपसीड है, दूसरा है गेहूं और तीसरा है मक्का। NCDEX का नाम होता है नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एंड एक्सचेंज, ठीक है। तो इसका पूरा नाम ये होता है। उसके बाद में एक चीज़ यहाँ पर और महत्वपूर्ण है कि यह एग्री कमोडिटी में वायदा कारोबार कराने वाला देश का सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज है। 27 जुलाई 2020 को एग्री कमोडिटी में विकल्प अनुबंधों को लॉन्च करने वाला देश का पहला एक्सचेंज बन गया है। तो एग्री कमोडिटीज़ में जो है विकल्प अनुबंध को लॉन्च किया गया है, देश में पहली बार लॉन्च किया गया है। और किस पर लॉन्च किया गया है, तो वो NCDEX पे लॉन्च किया गया है, यानी कि नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव्स एंड एक्सचेंज। तो EX जो है वो एक्सचेंज को कवर करता है। और नेक्स्ट है कि L&T टेक सर्विसेज द्वारा अमेरिकी फर्म ऑर्केस्ट्रा टेक्नोलॉजी की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया जाएगा। तो ये होगा 100%, यानी कि 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण ऑर्केस्ट्रा टेक्नोलॉजी कंपनी के L&T टेक सर्विसेज के द्वारा किया जाएगा। ऑर्केस्ट्रा टेक्नोलॉजी कंपनी की बात करें तो ये कौन सी कंपनी है, तो ये जो टेलीकॉम नेटवर्क जो है प्रबंधन करने वाली एक प्रकार से कंपनी है। जो हम टेलीकॉम नेटवर्क यूज करते हैं उसका मैनेजमेंट ऑर्केस्ट्रा टेक्नोलॉजी के जो है माध्यम से किया जाता है। और अगर ये पूछा जाए कि ये किस देश की कंपनी है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका, US। नागर विमानन मंत्रालय के द्वारा निवेश प्रस्ताव से संबंधित निवेश मंजूरी सेल की स्थापना की गई है, जिसमें सदस्यों की संख्या होगी। तो निवेश मंजूरी सेल में सदस्यों की संख्या 10 होगी। एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि निवेश मंजूरी सेल किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नागर विमानन मंत्रालय, यानी कि नागर विमानन मंत्रालय के द्वारा निवेश मंजूरी सेल स्थापित किया गया है, जिसमें 10 सदस्यों की संख्या होगी, यानी कि टोटल 10 सदस्य होंगे। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि NPCI ने रेकरिंग पेमेंट, जिसको आप आवर्ती भुगतान भी कहते हो, रेकरिंग पेमेंट के लिए कौन सी सुविधा लॉन्च की है। तो NPCI ने रेकरिंग पेमेंट के लिए फ़ोनपे ऑटो पे सुविधा लॉन्च की है, जिसका नाम है, फ़ोनपे नहीं है यहाँ पर, माफ़ करिएगा, यहाँ पर है UPI, यहाँ पर लिखा हुआ है UPI ऑटो पे। इसके माध्यम से होगा ये कि 2000 रुपये तक का अगर ट्रांजैक्शन करना है तो उसके लिए किसी भी प्रकार की पिन की आवश्यकता नहीं होगी, पिन कोड की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि जो OTP आता है उसकी आवश्यकता नहीं होगी। और 2000 से ऊपर की राशि के लिए पिन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ एक बार फिर से ध्यान देंगे कि रेकरिंग पेमेंट आवर्ती भुगतान के लिए UPI ऑटो पे सुविधा लॉन्च की गई है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा। जुलाई 2020 में SBI जनरल इंश्योरेंस के MD एवं CEO नियुक्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर SBI जनरल इंश्योरेंस है, SBI बैंक की बात नहीं हो रही है। तो इसके MD एवं CEO नियुक्त हुए हैं चंद्र प्रकाश कांडपाल। और अगर बात करें SBI जनरल इंश्योरेंस की स्थापना की, तो वर्ष 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। और वहीं पर अगर इसके मूल संगठन की बात करें कि यानी कि ये संगठन SBI जनरल इंश्योरेंस किसके तहत आता है, तो ये आता है SBI के ही थ्रू, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तहत जो है SBI जनरल इंश्योरेंस आता है, जिसके जो नए MD हैं, CEO हैं, प्रकाश चंद्र कांडपाल हैं। और अगली न्यूज़ AIIB से जुड़ी हुई है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से जुड़ी हुई है। सवाल देखते हैं कि 28 जुलाई 2020 को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुई। इस बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया, तो इस बैठक में भारत की ओर से केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट मंत्री
जिनका नाम निर्मला सीतारमण है, इन्होंने प्रतिभाग किया। बात अगर यहाँ की थीम की करें कि इसकी थीम क्या थी, तो थीम थी AIIB 2030 एशिया के विकास में सहायक अगला दशक। तो आपको पता होगा कि 2020 चल रहा है, अगला जो दशक होगा वो 2030 का होगा। तो 2030 को केंद्र में रख करके इस बैठक की थीम बनाई गई थी, इसी जो है थीम पर चर्चा हुई है। एक बात यहाँ पर ध्यान करने वाली ये है कि यहाँ पर AIIB की बात हो रही है, यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात हो रही है। यहाँ पर ADB की बात नहीं हो रही है। दो है ना, एशिया नाम को लेकर के, एक हो गया एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, दूसरा है एशियन डेवलपमेंट बैंक। यहाँ पर ADB की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर AIIB की बात हो रही है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले कैबिनेट ने 3 सामान्य बीमा कंपनियों की मदद हेतु कुल कितनी राशि की पूंजी उपलब्ध कराने की मंजूरी प्रदान की है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि 3 सामान्य बीमा कंपनियाँ हैं और टोटल राशि जो उपलब्ध कराई गई है वो है 12,450 करोड़ रुपए। इन तीनों बीमा कंपनियों के नाम क्या क्या हैं? पहला है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी कि OICL, दूसरा है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी कि NICL, और तीसरा है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी कि UIICL। बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच ब्रोकरेज फार्मासिटी ग्रुप ने भारत के GDP वृद्धि दर 2020-21 में कितने प्रतिशत तक के संकुचन का अनुमान व्यक्त किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 6%। और अगर पूछा जाए कि ये अनुमान किस रेटिंग एजेंसी के द्वारा जो है दर्ज किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रोकरेज फार्मासिटी ग्रुप। कोलकाता एवं चट्टोग्राम के बीच नई शिपिंग सेवा का अनावरण किया गया। तो नई शिपिंग सेवा का अनावरण किया गया है 3 जुलाई 2020 को। और अगर पूछा जाए कि चट्टोग्राम ये बंदरगाह है कहाँ पे, तो चट्टोग्राम बंदरगाह बेसिकली पड़ता है बांग्लादेश में, ठीक है। तो चट्टोग्राम बंदरगाह बांग्लादेश में है और वहीं पर कोलकाता बंदरगाह जो है आपको पता ही होगा कि कोलकाता में ही है। तो इन दोनों के बीच में, 2 देशों के बीच में एक जो है अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग सेवा का अनावरण किया गया है। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि इस नई शिपिंग सेवा के तहत पहला नौपोत MV एशियाटिक मून होगा जो भारत से 300 कंटेनर को बांग्लादेश के चट्टोग्राम को लेकर के जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया भर में 2019 में कितना इलेक्ट्रॉनिक कचरा ई-वेस्ट उत्पन्न हुआ है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कचरे का मतलब ये होता है जो भी डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक होती है, जैसे मोबाइल, डेटा केबल, लैपटॉप, इस तरह की जो भी डिवाइस होती है उसको इलेक्ट्रॉनिक कचरा कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 2019 में कितना इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पन्न हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 53.6 मिलियन टन। और वहीं पर अगर बात करें कि ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर 2020 किसके द्वारा, रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी की गई है, तो ये जारी की गई है ग्लोबल ई-वेस्ट स्टैटिस्टिक्स पार्टनरशिप के द्वारा, जिसकी स्थापना 2017 में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय और इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन के द्वारा की गई। यानी कि संयुक्त रूप से 3 संस्थाओं के माध्यम से ई-वेस्ट स्टैटिस्टिक्स पार्टनरशिप नाम की संस्था की स्थापना की गई, जो कि ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट जारी करता है। और यहाँ पर बताया गया है कि प्रति व्यक्ति 7.3 किलोग्राम के औसत से कचरा उत्पादित होता है। तो पूछा जा सकता है कि इसका जो है प्रति व्यक्ति रेशियो क्या है। डायरेक्ट तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन स्टेटमेंट बना करके UPPCS में, MPPCS में सवाल आ सकते हैं। और बात अगर हम कचरा उत्पादन की करें, ई-वेस्ट के जो है प्रोडक्शन की करें, तो सबसे प्रथम स्थान चाइना का है, दूसरा स्थान जो है अमेरिका का है और तीसरे स्थान पे जो है इंडिया है, भारत है। और अगली न्यूज़ भारत के विदेशी ऋण से जुड़ी हुई है, जिसमें है कि RBI के द्वारा प्रथम 2 तिमाहियों के विदेशी ऋण के आंकड़े जारी किए जाते हैं। अंतिम 2 तिमाहियों के आंकड़े वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। मूल सवाल यहाँ पर यह है कि भारत में विदेशी ऋण आंकड़े जारी किए जाते हैं, यानी कि छमाही आधार पर, त्रैमासिक आधार पर, वार्षिक आधार पर। तो इतना पूछा गया है। महत्वपूर्ण यह है कि त्रैमासिक आधार पर विदेशी ऋण संबंधी आंकड़े जारी किए जाते हैं और RBI के द्वारा भी जारी किया जाता है प्रथम 2 तिमाही के। वहीं अंतिम 2 तिमाही के आंकड़े जो है वो वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। 2 तथ्य यहाँ पर और बेहद महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर पहला है कि विदेशी ऋण में बहुपक्षीय ऋण का योगदान $60 बिलियन रहा। ध्यान रखना है डेटा को, $60 बिलियन रहा बहुपक्षीय ऋण का योगदान, जबकि द्विपक्षीय ऋण की जो हिस्सेदारी रही या योगदान रहा उसका योगदान है कि $27.2 बिलियन। RBI ने सीमांत अस्थायी सुविधा MSF मार्जिनल फैसिलिटी